जो कल मैंने बात की थी तुम लोगों से। हाँ है फेयर में, अच्छी राइटिंग में है। कलरफुल नोटबुक है, नेक्स्ट क्लास में बना के लाओगे? नेक्स्ट क्लास में लेके आओगे? कहाँ से आते हो, बाहर से आते हो तुम कहीं? कहाँ से? हरियाणा कहाँ? अच्छा पानीपत, अच्छा ठीक है। तो टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर 3D ज्योमेट्री। अच्छा ये बताओ कि हाउ यू प्लानिंग टू रिवाइज? जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो रिवीजन कैसे करोगे? पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स लोगे, कहाँ से करोगे, मतलब रिवीजन कैसे करोगे स्ट्रेटेजिकली? 30 ईयर्स करोगे? 30 ईयर्स करने से पहले भी तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे? हाँ तो यहाँ के नोट्स तुमने अच्छे से बना रखे हैं पक्का ना, ताकि उससे मतलब रिवाइज कर सको। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली तुम्हें यही करना है, और नोट्स करो, ठीक है। और जो तुम्हें टॉपिक्स में वो लग रहा है, डाउट लग रहा है थोड़ा कि इन टॉपिक्स में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो उन टॉपिक्स के कुछ कोई भी बुक फॉलो कर लो। मतलब बुक्स का ऐसे मैं कुछ होता नहीं हूँ, रिकमेंड नहीं करता हूँ। कोई भी बुक तुम्हें मिल रही है, ठीक है, जो डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है, लाइक इंटीग्रेशन में तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले में, तो जस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस अवेलेबल इन दैट बुक ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है, और उसको पूरे को सॉल्व कर लो। और फाइनली एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। डू यू डू दिस एग्जाम्पलर? हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते हो ना सॉल्व सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद फाइनली 38 ईयर्स, हाँ 37 या 38 ईयर्स, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक लेटेस्ट वंस, और फिर पीछे जाते रहना। ये नहीं कि 1990 के उठा के बैठ गए, ठीक है, तो स्टार्टिंग मतलब यहीं से करना है कि 2016 फिर 15 ऐसे बैक जाते रहो, ठीक है। तो ये इस तरह तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तो बुक कोई भी फॉलो कर सकते हो। कौन कौन सी बुक्स हैं तुम्हारे पास बताओ? नहीं और कोई, मतलब आईआईटी के लिए? हाँ जेई मेंस के लिए कोई? अरिहंत की है, ठीक है, वो तो यही वाली होगी अरिहंत की, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए यही करो, एनसीईआरटी इज एग्जाम्पलर और 38 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और ऐसा करूंगा मैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हें मेल कर दिया करूंगा, वो ठीक है ना? ईमेल आईडी? मतलब वो तो टीचर ने भेजे ही नहीं होंगे ना फिर? क्यों क्यों नहीं पहुंच पाते? अच्छा मतलब सीबीएसई वाले जब करते हैं तब नहीं पहुंच पाता? तो पर्सनली कर दूंगा मैं, अपनी ईमेल आईडी से मेल कर दूंगा, तब तो मिल जाएंगे ना, है ना? मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हारी, मेल तो एक्सेस कर सकते हो, तो उसको बस तुम डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। और जिस जिस टॉपिक के चाहिए होंगे मैं सारे तुम्हें एक क्वेश्चन शीट दे दूंगा, ठीक है। तो द थिंग इज इट्स नॉट गुड कि तुम जो तुम्हारा पास चला गया है 11th में, अगर तुमने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है, तो इट्स नॉट गुड कि तुम अब सल्क करो कि यार अब तो इतना कुछ बीत गया, अब नहीं हो पाएगी तैयारी, ठीक है। अभी बहुत टाइम पड़ा है, 2 चैप्टर्स अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है। एटलीस्ट मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तीनों में दो चैप्टर तो पढ़े ही होंगे, 2 चैप्टर तो तीनों में पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें से कितने 5-5 क्वेश्चन तो आएंगे ही एटलीस्ट। आईआईटी में कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और कितने मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन? 60 नंबर तुम्हारे यहीं से बन जाएंगे अगर तुम आज भी तैयारी करना शुरू कर दो और पिछला सब भूल जाओ। समझ रहे हो? पिछला अगर मत भी तैयार करो, अगर तुम्हारा पिछला वाला खराब हो रखा है सब कुछ, ठीक है, तो अभी भी करना शुरू करोगे तो 60 नंबर तो तुम्हारे आ ही रहे हैं। पिछले में से 40-50 कितने ले आओगे? 100 तो ले ही आओगे कम से कम 360 में से, ठीक है। तो मतलब एम करके चलो, 150 प्लस ही लाना होता है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। समझ रहे हो? मतलब अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो 150 तो एम रखोगे ना, 150-200 तो एम रखोगे ना, ठीक है। तो यही कह रहा हूं मैं
कि अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो पिछला हो गया कि तुम्हें एलजेब्रा नहीं आता, बायनोमियल नहीं आती, तो भूल जाओ अभी, ठीक है। जो अभी हो रहा है उसको तो अच्छे से कर लो, ठीक है, और उसका टाइम आएगा तो वो भी कर लिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री शुरू करते हैं। वेक्टर सबको समझ में आ गया था लास्ट टाइम? ऑलराइट, so you know so from the next week our pre-boards were starting, then it is impossible to come to our center, please do something for us। मतलब तो कब तक चलेंगे? तो नेक्स्ट वीक वीकेंड तुम आओगे ही नहीं? सैटरडे संडे आओगे ना? नेक्स्ट वीकेंड पे तो आना ही पड़ेगा तुम लोगों को, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीकेंड तो आ ही जाओ, एटलीस्ट मैथ्स की क्लास में तो आ ही जाओ। क्या 5-5 घंटे के लिए आना है? आ जाओगे, क्या दिक्कत है? और पेपर में वो भी तो होते हैं, हॉलीडेज तो होती हैं बीच में, 4-4 3-3। अच्छा, 2 प्री बोर्ड्स होने अभी, एक दिसंबर में एक जनवरी में? दोनों दिसंबर में? हाँ 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 हाँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक ही आऊँगा मैं भी, मतलब नवंबर के एंड वाले वीकेंड पे आऊँगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो तुम, ठीक है। बट पर्टिकुलर डे इज हैविंग अर एग्ज़ाम। सैटरडे संडे को भी एग्ज़ाम होते हैं तुम्हारे? सैटरडे को होते हैं? अच्छा, चलो ठीक है। सैटरडे तो वैसे भी छोटी क्लास होती है, मेन तो संडे को ही हम पढ़ेंगे, स्ट्रेच वाला। अगर जिस दिन नहीं हो रहा तो उस दिन वीडियो देख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चंस मैं मेल कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। और अगर किसी और को भी चाहिए वो सब ईमेल आईडी अपनी दे दे तो मैं मेल करता रहूँगा, ठीक है। जिन जिन टॉपिक्स के चाहिए तुम लिखवा देना मुझे। तो 3D ज्योमेट्री तुम्हारा कोई ऐसे ग्रुप बना हुआ है क्या? कहाँ पे? व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है ना? हाँ, तो उस पर व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं नहीं हुआ आई गेस, तो ऐड करके मतलब मुझे बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए। व्हाट्सएप पे भी आ ही जाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उस पर भेज देंगे, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री शुरू करते हैं। तो 3D और 2D में सबको डिफरेंस पता है? ऑलराइट, 3D के केस में वी हैव 3 एक्सेस विच आर x, ऑलराइट, y axis and z axis, alright. The unit vectors along these 3 axes are I cap, j cap and k cap, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये तो बेसिक्स हैं। अगर एक कोई पॉइंट P है यहाँ पे इस प्लेन में, ऑलराइट, सो इट्स लाइक समवेयर ओवर हियर इन द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे तो पॉइंट बना नहीं सकते तो यहीं पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको जब ओरिजिन से लाइन कनेक्ट करती है, ठीक है, नाउ दिस लाइन विल मेक एंगल्स विद ऑल दीज 3 एक्सेस x, y एंड z, ये तो मानते हो, ठीक है। तो इसके 3D में कुछ ऐसे एंगल्स होंगे लाइक इट इज कमिंग लाइक दिस, तो इसका x एक्सिस के साथ एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो उस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा, y एक्सिस वाले एंगल को बोलते हैं बीटा, और इस वाले एंगल को बोलते हैं गामा, ऑलराइट। So alpha, beta, gamma are the 3 angles which this direction vector, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन वेक्टर है, और 3D ज्योमेट्री की फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन है या फिर एक रे है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल्स बना रही है तीनों एक्सेस के साथ, दीज एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। प्लीज सेंड व्हाट्सएप नंबर, वी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन इट, ओके। तो सब एक ग्रुप बना लेते हैं यार, तो करते हैं, कोई नहीं, वो चीज़ करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। Alpha, beta, gamma, ठीक है। So these are the 3 angles, and then what we have is 2 more terms which are direction cosines and direction ratios, ठीक है। तो इतना लंबा लंबा लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं इसको? DCs and DRs, एंड देन वी ऑल्सो हैव, ये अल्फा बीटा गामा हमारे क्या होते हैं? DAs, यानी कि डायरेक्शन एंगल्स,
समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब इन एंगल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है अल्फा बीटा गामा का, और डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेशन क्या होता है? ये प्रीटी क्लियर है कि इसको कोसाइंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम एंड एन। ठीक है, वेयर एल इज इक्वल टू कॉज अल्फा, ठीक है, एम इज इक्वल टू कॉज बीटा, cos gamma. So these are actually the direction cosines, alright, which are the cosines of the direction angles. ठीक है, and direction ratios will be the no, they will be some multiples of direction cosines. Like अगर direction cosines ये हैं, अच्छा direction cosines की एक ये भी बात होगी कि the sum of the squares will be equal to 1. ठीक है, तो एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज विल बी, अगर डायरेक्शन को साइंस ये हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3, तो इन तीनों का स्क्वायर्स करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। इनको अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? √3 √3 √3। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया? 5/√3 5/√3 5/√3। समझ रहे हो? तो ये सारे जितने भी बनेंगे ये क्या बन जाएंगे मेरे? डायरेक्शन रेशियोज। सो वन लाइन हैज ओनली अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ऑलराइट, बट इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज बिकॉज यू कैन मल्टीप्लाई देम विद एनी नंबर, एनी पॉसिबल रियल नंबर टू गेट डिफरेंट डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सो वन लाइन पर्टिकुलरली हैज ओनली वन सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस बट इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे कुछ ए बी सी मान लेता हूं, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ओवर हियर? ए बी सी आ जाएंगी, ऑब्वियस है। तो समझ रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस की तरफ ए, वाई की तरफ बी और जेड की तरफ सी। सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड कॉज गामा इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी? ये काम कर सकते हो? कैसे? ए, हाँ, तो कॉज अल्फा की वैल्यू होती है a/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, कॉज बीटा इज इक्वल टू b/√, ठीक है, एंड कॉज गामा is equal to c/√a² plus b² plus c²। समझ रहे हो? And I told you that cos alpha, cos beta and cos gamma are actually the values of L, M and N। ठीक है, थोड़ा और जूम इन कर दो इसको। ओके, समझ गया यहाँ तक? ठीक है, बोर्ड पे कर दो फोकस और थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो you can see that if you add the squares of these three you will get 1 definitely, all right। So L², so if you check out the properties of direction cosines and this direction angles, then the properties will be, the first property is that L² plus M² plus N² is equal to 1, all right। This is the first property, which means subsequently that cos² alpha plus cos² beta plus cos² gamma, this is equal to 1 as well। ठीक है, तो दो और प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ
ये तुम्हें खुद से बतानी है क्या होगा। इसकी वैल्यू बताओ, एक तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितनी होगी, और दूसरी बात cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। No, these all are like very weak markers. हाँ. बताओ। हाँ, तो सिंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, इन दोनों का एडिशन भी 1 होता है, इन दोनों का एडिशन भी 1 होता है, तो इन सबका सम करके मेरे पास 3 आएगा। cos square plus sin square 1, this is also 1, again 1, all right, so sum of all these 6 terms will be equal to 3, sum of these 3 terms is equal to 1, तो इन तीनों का बाकी कितना बचा, सिंपल मैथ्स है। इन तीनों का सम 1 है, इन तीनों का सम हमें नहीं पता है, इन 6 का सम 3 है, तो इनका सम कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा, इस फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद है, Sir, how does online student will get that question of yours? Which question? Okay, I'll give it. I'll manage something at the end of the class. कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये कितना होगा बताओ, -1 आ जाएगा, because this will be equal to cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो मतलब इन तीनों का और इन तीनों का डिफरेंस एक्चुअली, ऑलराइट, सो दैट विल बी इक्वल टू -1। समझ गए? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। So next is direction cosines are actually components of unit vectors. नहीं, एक्चुअली इसका पॉइंट पतला है, तो इसलिए ये ऐसा है, मतलब इनके पॉइंट शायद मोटे हैं, ये ऐसे ना। हाँ, हो गया यहाँ तक क्लियर? ऑलराइट, relation between DCs and DRs. So I told you कि DCs unit vectors होते हैं actually, ठीक है, in the direction of that vector or that point, and DRs are the multiple of those direction cosines. All right. So if DCs are L, M, and N, and these are A, B, and C, like we discussed, if the point is ABC, then the DRs will also be ABC. Then these two are proportional respectively. Like L upon A will be equal to M upon B is equal to N upon C. All right, is equal to some proportionality constant which can take any value, any real value. All right. So therefore, there will be
only one set, unique set of DCs, but infinite sets of DRs. Alright, तो ये सबको समझ में आना चाहिए. And furthermore, if a line has DCs L, M and N, it is traveling along L I cap plus M j cap plus N k cap. समझ रहे हो बात? दिस प्रीटी ऑब्वियस. ठीक है, अगर उसके डायरेक्शन को साइंस ही हमें पता है, विच आर एक्चुअली द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y and z axis respectively. So therefore, this will be the vector along which a line is traveling. All right. And furthermore, if I am given the 2 points through which the line is passing, if the line passes through x1, y1, z1 and x2, y2, z2, then direction ratios will be actually x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. All right. So we can say that then it will travel along x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. तो पहले क्या ना, अब ठीक है ना. सो इज द वीडियो ओके नाउ? और देख लो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बता दो चैट पे. ऑलरेडी ये समझ में आ गया? ठीक है. Next is very important, that if you are given 2 lines, all right, which have let's say direction cosines L1 M1 and M1 and L2 M2 N2, then how to find the angle between these 2 lines? बताओ क्या करोगे? Any idea? बस तो तब इससे क्या आएगा? कुछ नहीं पता, बस एंगल फाइंड करना है. दे कैन कम आउट टू बी परपेंडिकुलर और पैरेलल, वो तो बात की बात है. 45 डिग्रीज पे भी हो सकते हैं, कुछ भी एंगल पे हो सकते हैं, पर एंगल फाइंड कैसे करना है? हाँ सही बोल रहे हो. ये अपॉन प्लस तुम बोल रहे थी पहले, तो हाँ, तो ये किसकी वैल्यू आएगी बस ये बता दो. कॉस थीटा की वैल्यू आएगी. हाँ गुड, ठीक है. कैसे आ रही है? बिकॉज एक्चुअली इफ यू हैव 2 वेक्टर्स, उन वेक्टर्स को कुछ मान लेते हैं जो हमने अभी तक एज्यूम नहीं किया. काफी सारे LMN XYZ तो हो गया, ABC भी हो गया, क्या बचा यार? अच्छा P, ठीक है. तो 2 वेक्टर्स हैं P एंड Q, ठीक है. तो P डॉट Q इज इक्वल टू एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? PQ cos थीटा, ठीक है, mod P mod Q cos थीटा, ये होता है. Alright, so this P vector is actually L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap. ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का डॉट लूंगा तो क्या आएगा? L1 L2 मल्टीप्लाई होंगे I cap वाले, J cap वाले और K cap वाले, ठीक है. तो L1 L2 plus M1 M2 plus N1 L2. Now obviously these 2 vectors are unit vectors, क्योंकि डायरेक्शन को साइंस का मॉड अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो दोनों का मॉडुलस 1 है. एंड we get the angle between these 2 lines which is equal to cos theta. Simple, समझ गए हो? ठीक है. अगर तुम्हें ABC की टर्म्स में निकालने हो, ठीक है, अगर डायरेक्शन को साइंस की जगह तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो तो क्या करोगे?
हाँ हाँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये दे रखे हैं। मैं ये कहाँ से आ गया? नहीं, फिर मल्टीप्लाइड बाई A2 सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू द एंगल। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है? यू विल वंडर, L1 की वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू A1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, L2 की वैल्यू पता है A2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सिमिलरली B1 की वैल्यू M1 की वैल्यू पता है विच इज B1 अपॉन दिस होल थिंग, और ये है B2 अपॉन दिस होल। ठीक है, जो भी है, तो इसलिए अगर यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो फाइनली यू विल गेट दिस। सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस हैविंग DRs as A1 B1 C1 A2 B2 C2. Now there can be two special cases. So this is very much similar to the straight lines which we did, 2D geometry जो हमने पढ़ी थी। काफ़ी similarities होगी, तुम आगे जाके आके देखोगे। तो special cases होंगे like if the two lines are parallel, first case, और दूसरा केस है perpendicular। तो parallel lines और दूसरा केस है perpendicular lines। तो बता सकते हो parallel और perpendicular के केस में क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री के केस में ये बोल रहे हो ना तुम? ठीक है, परपेंडिकुलर वाले केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, क्या? हाँ, DRs को छोड़ो, DCs की बात करते हैं अभी। इसके लिए क्या होगा पैरेलल लाइंस के लिए? हाँ, तो प्रोपोर्शनल। ठीक है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। हाँ मतलब सॉरी। ठीक है, तो दीज आर द टू स्पेशल केसेस। तो वो टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे घटिया घटिया जिसमें LM और N की वैल्यूज निकालनी होती है और कुछ रिलेशन गिवन होता है उनके बीच में कि L डबल है और वो ट्रिपल है। ठीक है, वो सब तो तुम कर ही लोगे, NCERTs में होंगे ही। ठीक है, एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक फाइंड DCs of line perpendicular to lines having DRs 1 2 3 and -2 1 4। तो टोटली अनरिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमने अभी तक कंसेप्ट आई गेस किया नहीं है, पर सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो फॉर्मूले कर लिए उससे तो क्वेश्चन कर ही लोगे तुम इजीली, बस वैल्यू पुटिंग से। इसको करने की कोशिश करो।
कैसे कर रहे हो, थोड़ा आइडिया दो। दो तरीके हैं इसको करने के, एक काफी लंबा है और एक बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो आई थिंक तुम लंबे वाले से कर रहे होगे। कौन कैसे कर रहे हो बताओ। तुमने एज्यूम कर रहे हैं डायरेक्शन को साइंस एल एम और एन, ऐसे कर रहे हो। फिर बताओ, कुछ देखने हो गया एक एक की सीट पे कैसे कर रहे हो, या बस ऐसे ऐसे पेन हिला रहे हो, कुछ लिख नहीं रहे हो। एक मिनट में आ ही रहा हूं देखने। कुछ भी नहीं किया अभी, ठीक है। तो मैं बता ही देता हूं। L 5 M -10 और 5, तो ये L M और N तो नहीं होंगे, ठीक है। आंसर ऑलमोस्ट सही है, बट दीज आर एक्चुअली द डायरेक्शनल रेशियोज, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का स्क्वायर 1 के बराबर नहीं है। डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब उन तीनों का जो स्क्वायर्स का सम आता है वो यूनिट वेक्टर आता है, सॉरी। ऑलराइट, सो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, एक तरीका ये है कि तुम L M और N मानो, ठीक है, जो तुम्हें डायरेक्शन को साइंस चाहिए। इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या है बताओ। 1 2 3 है क्या, नहीं ना, क्या है, हाँ ये डी आर्स है। और डीसीज कैसे आएंगे इसके, तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना है, √14, ठीक है। तो इसके डी आर्स आ जाएंगे 1/√14, 2/√14, 3/√14। इसमें कोई दिक्कत, तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स हैं, दिस इज ए बी एंड सी। अगर तुम्हें ए बी सी पता है तो वहां से एल एम एन तो आ ही सकते हैं। एल क्या होता है, A/√A² C², ठीक है, और सिमिलरली एम और एन आते हैं। ऑलराइट, ये इन तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना है, √21, ठीक है। तो -2/√21, 1/√21 एंड 4/√21, समझ रहे हो। और ये एल एम और एन हमने एज्यूम करे हैं, ठीक है। इन तीनों वेक्टर्स का, ठीक है, और इन तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं, समझ रहे हो, इस सेट का और इस सेट का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट देता हूं तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज परपेंडिकुलर है उसके। ये जो लाइन हम क्वेश्चन में है अभी, ठीक है, वो लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, so therefore the dot product of this line with L1 will be equal to 0. It's supposed to be 0, so therefore you can do that. You will get one equation from there. एक इक्वेशन वहां से आएगी, कैसे आएगी, पुट करो, ठीक है। क्या बना, L + 2M + 3N = 0। इससे ज्यादा कुछ बनेगा क्या, √14 तो ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से -2L + M + 4N, इससे ज्यादा कुछ बनेगा क्या, नहीं। दो इक्वेशंस बन गई हैं कि वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, L² + M² + N² = 1। थोड़ा लंबा तरीका है, ठीक है, टाइम लग जाएगा इसमें। एक की वैल्यू तुम डिराइव करोगे दूसरे के टर्म्स में, ठीक है, और इसमें पुट करोगे, फिर स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, दिस इज वन वे। अदर वे इज, सिंस द लाइन इन द क्वेश्चन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन लाइंस, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये L1 और L2 लाइन का एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन, समझ रही हो। तो जैसे मुझे ये लाइन परपेंडिकुलर चाहिए इन दोनों लाइंस के, तो इन दोनों का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी जो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब द लाइन रिक्वायर्ड इज एक्चुअली द डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L1 एंड L2, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या आता है, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है ना, याद आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, एन कैप आता है एक साथ में। अगर क्रॉस लेते हो A क्रॉस B, सो दिस इज इक्वल टू A B sin थीटा एंड एन कैप। एन कैप क्या होता है, हाँ, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन में मेरे पास लाइन आ जाएगी, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसका मतलब आई हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू,
which are I plus 2j plus 3k cross minus 2i plus j plus 4k. इन दोनों का क्रॉस लोड बताओ कितना आ रहा है? ठीक है, क्रॉस लेके उसके बाद तुम्हें क्या करना है लास्ट में फाइनली? एल एम और एन की वैल्यूज कैसे आएंगी, डीसीज की वैल्यू कैसे आएंगी? हाँ, A1 A2 A3 की वैल्यूज पता, A1 B1 C1 की वैल्यू पता लग जाएगी तुम्हें, और वहां से तुम निकाल लेना L1 M1 N1. तो क्रॉस लेके देखो, एक क्रॉस का प्रैक्टिस कर लो, कल नहीं किया था हमने. ठीक है, तो इसी तरीके से किया इसने, जिसका आंसर है तो वी गेट 5i minus 10j plus 5k cap. ठीक है, so these are actually the DRs which are 5 minus 10 and 5. Can you tell me what are the DCs? DRs अगर ये हैं तो DRs को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये भी DRs ही होंगी, 1 minus 2 और 1. ऐसा कैसे बोला मैंने? 5 का फैक्टर कैंसिल करके हर जगह से 1/√6. 7 कहाँ से आ गया? -2/√6 आएगा. ओके, ठीक है. उसके बाद लिखो प्लेन. हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है. क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? Plane is difficult than line? No, it's not. अच्छा, मैथ्स तुम लोगों को टफ लगती है क्या? केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स में अगर तुम्हें रेट करना हो, सबसे मुश्किल फिजिक्स, उसके बाद तुम्हें सबसे मुश्किल केमिस्ट्री लगती है. ठीक है, सेकंड नंबर पे मैथ्स बीच में आती है मतलब. अच्छा, तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है. वो तो एक्चुअली काफ़ी इजी होती है, काफ़ी मैथमेटिकली मतलब होती है उसके, क्योंकि उसमें लॉजिक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं. इनऑर्गेनिक काफ़ी टफ होती है. जो SPDF तुम्हारा होता है वो टफ होता है, काफ़ी इजी लगता है वो. तो मतलब तुम्हें रटने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसे बोल सकते हैं. और फिजिकल केमिस्ट्री वो भी बनती है. और मैथ्स इट्स गुड, मतलब क्या? इजी है मैथ्स. ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई, ये तो बहुत ही सड़ा हुआ लॉजिक है. तो मतलब जब तुम्हें कोई तुमसे कोई काम हो जाता है तो वो तुम्हें अच्छा लगता है, नहीं होता तो नहीं अच्छा, ऐसा. तो ये मतलब हुआ इसका. तो 11th और 12th की, अच्छा कैलकुलस अच्छी लगती है तुम्हें. अच्छा, चलो अच्छी बात है, ठीक है. मैथ्स तो आई गेस सबसे इजी होता है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में तो तुम्हें, और बाकी इंग्लिश में भी तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ता है. इसमें कुछ याद नहीं करना होता है. वंस यू नो अ कंसेप्ट, ठीक है, उसके बाद तुम्हें उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पर बाकी चीज़ों में ये है कि पेपर में जाने से पहले तुम्हें 15 बार तो पढ़ना पड़ता है उसको, कम से कम. मुझे तो पढ़ना पड़ता था एटलीस्ट सोशल स्टडीज़ वगैरह के लिए, जो 10th तक पढ़ते थे, और अभी केमिस्ट्री के लिए तो मुझे तो 10-10 बार पढ़ना पड़ता था, तब जाके मुझे याद होता था. पर मैथ्स में क्या है, 2 बार में तुम्हें कंसेप्ट पूरा याद हो जाएगा, राइट? उस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो उसके बाद से. तो आई थिंक मैथ इज़ वेरी इजी, राइट? ठीक है, गुड. तो प्रैक्टिस करते हो घर पे? अच्छा, मैथ ही चलता रहता पूरा टाइम? नहीं, ऐसे भी मत करो,
वो भी अच्छा नहीं है कि सिर्फ मैथ ही करते रह गए। वेक्टर फॉर्म, तो दिन में कितने घंटे पढ़ते हो तुम लोग, बताओ? स्कूल वगैरह से छोड़ के, कोचिंग छोड़ के, सेल्फ स्टडी कितना टाइम करते हो बताओ? बस तुम मतलब कितना टाइम, 4 घंटे कम से कम? हाँ तुम 5 घंटे? सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो हैं? ठीक है। और अच्छा, तोड़ तोड़ के, जैसे बीच में फ़ोन कुछ यूज़ कर लिया, कुछ ऐसे टीवी देख लिया? नहीं, तो टीवी भी तो नहीं देखते ना तुम लोग। ठीक है, और तुम कितने घंटे पढ़ते हो? हाँ भाई तुम बताओ। ठीक है, पर ये करो कि यू नो द मेन थिंग दैट विल गिव रिजल्ट इज योर रेगुलरिटी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि तुम एक दिन हफ्ते में तुमने 24 घंटे पढ़ लिया लगातार, कि तुम्हारी अगले दिन छुट्टी और तुम 24 घंटे पढ़ते रहे और फिर पूरा हफ्ता पढ़ा नहीं, तो वो बहुत बुरी चीज़ है। उससे बेटर ये है कि तुम पूरे हफ्ते 3-3 घंटे पढ़ लो, 4-4 घंटे पढ़ लो, तो दैट्स एक्चुअली बेटर। ठीक है, तो रोज़ के 3-4 घंटे यू नीड टू मेक अ प्लान। ठीक है, अभी आज की डेट नोट कर लो, ओके, और पूरा लिख के रख लो कि इतने दिन में मुझे ये कवर करना है, इतने दिन में ये कवर करना है, इतने इतने घंटे पढ़ के। हाँ, एंड स्टिक टू दैट प्लान। ठीक है, और मेन तुम्हें मैं बता देता हूँ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, पढ़ तो सब अच्छा लेते हैं, जेई की सब तैयारी करते हैं, ठीक है, बट रैंक में डिफरेंस किन का आता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन द रैंक्स, कि कौन लोग रैंक्स लेके आते हैं आईआईटी में, कौन लोग नहीं लेके आते हैं? वो ये है कि जब तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम्स आएंगे, बोर्ड्स के, ठीक है, तो बोर्ड्स के एग्जाम कब शुरू होते हैं? मार्च में शुरू होते हैं आई गेस। हाँ, तो मतलब मार्च 1 से लगा लो शुरू हो रहे हैं तुम्हारे एग्जाम। कब तक चलते हैं? 25 तक, कम से कम 20-25 तक तो चलते ही हैं, है ना? तो 25 मार्च तक चलते हैं। और आईआईटी का पेपर कब होता है? मतलब अप्रैल, 5 लगा लो, 4-5 लगा लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे बीच के 25 दिन, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब तुम लोग भी यही करोगे डेफिनेटली, मुझे पता है, कि फरवरी 10 से, कम से कम बता रहा हूँ ये, कई लोग तो जनवरी से शुरू कर देंगे बोर्ड्स की तैयारी करना, कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं। अब थोड़ा जेई को साइड पे रख देते हैं, उसकी बुक्स पे धूल जम जाएगी मार्च तक, ठीक है, और वो पढ़ना छोड़ दिया। और फेब 10 से लेके, ठीक है, फेब 28 तक पढ़ते रहेंगे बोर्ड्स का ही। और उसके बाद इस टाइम पे तो ऑब्वियसली बोर्ड्स का ही पढ़ते रहोगे तुम, जेई के हाथ नहीं लगाओगे, मुझे पता है। तो उसके बाद तुम्हारे पास फाइनल दिन कितने बचेंगे? सिर्फ 10 दिन बचेंगे इफेक्टिवली। तो फेब तारीख के बाद, ठीक है, इन 2 महीनों में तुम सिर्फ 10 दिन जेई का पढ़ने वाले हो, ठीक है। और जो बच्चा रैंक स्कोर करता है वो 2 के 2 महीने पढ़ता है जेई के लिए, ठीक है। तो बोर्ड्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बात को समझो, ऑलराइट। हाँ, क्योंकि अगर तुम बोर्ड्स के लिए 50 घंटे ज़्यादा पढ़ लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारे 88% से 90% हो जाएंगे, या 91% हो, 92% हो जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, 90 आ जाए लोग, क्या 96 ले आते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मतलब 90 तक एम रखो अपना, 90 तक तो कोई भी ले आता है यार, बोर्ड्स तो बहुत आसान चीज़ होती है। कितने आते तुम्हारे 10th में, कितने आए थे? कितने परसेंट? हाँ 86, मतलब 85 से ऊपर तो आ ही जाते हैं आराम से। 90 आ जाते हैं, 92 आए थे ना, तो 90 तो आराम से ले आओगे। तो इस बार थोड़ा ग्रीडी मत बनना कि तुम्हें बहुत परसेंटेज लानी है बोर्ड्स में, ठीक है। ट्राई टू कीप डूइंग दिस जेई स्टफ, ठीक है, व्हाइल योर बोर्ड्स इज हैपनिंग, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा अगले दिन बोर्ड्स का पेपर है मैथ्स का, तो ट्राई करो कि थोड़ा 2 घंटे, 1-2 घंटे तो तुम निकाल लो जेई के लिए भी, 2 घंटे एटलीस्ट निकाल लो। उस टाइम केमिस्ट्री पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, ठीक है। मैथ्स का पेपर दे के आके फिर बोर्ड्स का थोड़ा, जेई का थोड़ा और पढ़ लो, समझ रहे हो? इट शुडंट मैटर कि अगले दिन इन अप्रैल वी आर हैविंग आवर बोर्ड्स एग्जाम। आईआईटी वाज इन बिटवीन बोर्ड एग्जाम। क्या बात कर रहे हो?
अच्छा वो तो यार कैसी बातें कर रहे हो यार, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों को, ठीक है, बट यू शुड टेक दिस जेई थिंग वेरी सीरियसली, ऑलराइट, बिकॉज द कॉलेज यू गेट इन, द कॉलेज यू ग्रेजुएट फ्रॉम आफ्टर 4 years दैट विल मैटर अ लॉट, ठीक है, नोबडी विल सी कि तुम्हारे 90% आए या 94% आए, क्योंकि 4% वोंट मेक एनी डिफरेंस, ओके, बट अ कॉलेज विल मेक अ बिग डिफरेंस, कि अगर कोई लोकल कॉलेज से पढ़ रहा है और कोई बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है, डीसी से पढ़ रहा है या आईआईटी से पढ़ रहा है, एनआईटी से पढ़ रहा है, सो दैट विल मेक मोर डिफरेंस, मोर इम्पैक्ट, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे भी लोग देखें जिनके 95% आ जाते हैं, पर वो घटिया सा कॉलेज लेके, ठीक है, और फिर 10,000 की नौकरी कर रहे हैं कहीं पे ऐसे जाके, समझ रहे हो तुम बात को, ठीक है। तो मतलब बोर्ड्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत करो, मेन थिंग इज अबाउट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन यहाँ पे जेई फील्ड में, समझ रहे हो, और इस पे फोकस करो। इस टाइम पे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, February 1 ही लगा लो, क्योंकि तुम लोग मुझे पता है शुरू हो जाओगे बोर्ड्स का पढ़ना 1 फरवरी से, शायद जनवरी से भी लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, और अब भी तुम प्री बोर्ड्स का पढ़ते रहोगे, तो अब भी टेक्निकली वही चीज़ पढ़ रहे हो तुम, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है यार बोर्ड्स का पढ़ने के। वो बोर्ड्स की वो पिछली वाली ले आओ कि पिछले कौन से क्वेश्चन आए हैं 20 साल में, उससे तुम्हारे एटलीस्ट 40% क्वेश्चन उसी से चिपक जाएंगे, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते रहते हैं बोर्ड्स में, वो चेंज भी नहीं करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा कि सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन थ्योरी वाला आना ही आना है, तो वो तुम रट के चले जाओ, क्या कौन बड़ी बात है इसमें, समझ रहे हो। पर इस चीज़ के लिए टाइम निकाले रखना, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बीच भी तुम्हें रोज के 2-3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे आईआईटी के लिए, तब जाके तुम्हारा चांस है, देन यू स्टैंड द चांस, ठीक है, एंड देन यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु आर गिविंग मोर टाइम टू बोर्ड्स, ठीक है। 2 साल लोग कोचिंग लेते रहते हैं, इस टाइम पे आके ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है, उनको तो सब भूल जाते हैं, फिर 10 दिन में वो पैनिक करने लग जाते हैं कि 10 दिन है यार, अब कैसे करूँ, इतने सारे चैप्टर है, 10 दिन में तुम्हें एटलीस्ट 90 चैप्टर करने होंगे, समझ रहे हो, 15 मैथ्स 11th, 15 मैथ्स इसके 12th के, समझ रहे हो, 15 केमिस्ट्री, 15 उसके 12th के 11th के, तो 90 चैप्टर करने होंगे तुम्हें 10 दिन में, कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो। तो स्ट्रैटेजिकली धीरे 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 करते रहो, समझ रहे हो, एक एक चैप्टर को एटलीस्ट फरवरी से लेके अप्रैल तक एक एक चैप्टर को 3-3 बार तो रिवाइज करो कम से कम, ठीक है। जो 38 ईयर ओल्ड होती है, ठीक है, पेपर में बैठने से पहले, आईआईटी के पेपर में बैठने से पहले कम से कम 2 बार होनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी ये कंप्लीट 2 बार पूरी कंप्लीट होनी चाहिए 38 ईयर ओल्ड, और मुझे पता है अभी तक तुमने 10% भी नहीं करी होगी कंप्लीट, करी है, कितनी करी है? 11th का खत्म नहीं हुआ अभी तक, सबसे पहले इसे खत्म करो, एक बार खत्म करो, क्योंकि इसे 2 बार तुम्हें खत्म करना पड़ेगा आईआईटी के पेपर में बैठने से पहले, ठीक है। मतलब इतना भी नहीं बोल रहा हूं कि एडवांस के भी क्वेश्चन करने हैं, वो भी करने हैं नो डाउट, पर मेंस वाले एटलीस्ट 2 बार करो खत्म, ठीक है। एडवांस के एक बार कर लेना, वो बाद में कर लेना, सबसे पहले मेंस के तो करो, ठीक है, एडवांस की तो बाद में सोचेंगे। हाँ मतलब एनआईटी तो हो की बात नहीं है, मेंस का तो हो पहले, अब शुरू से ही कोई एडवांस का करने बैठ जाए तो मतलब फिर डर के भाग जाओगे ना, तुम्हें पसंद नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो। तो जेई मेंस के तुम्हारे 2 times यू हैव टू कवर दैट बिफोर योर एग्जामिनेशन, ओके। आई रिमेंबर मेरा मैथ्स का पेपर था अगले दिन, एंड आई वेंट फॉर अ टेस्ट सीरीज, ठीक है, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी आईआईटी जेई की, तो उनका पूरा मैं एडवांस का पेपर दे के आया था, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, समझ रहे हो। अगले दिन मेरा बोर्ड्स का मैथ्स का पेपर था, समझ रहे हो। तो मतलब इतनी डेडिकेशन तो रखनी पड़ती है कि यू शुड नॉट केयर अबाउट कि अगले दिन ये पेपर है, कि मैथ्स का पढ़ तो रखा है तुमने यार, जेई के लिए भी पढ़ लिया है, जेई में भी तो एनसीईआरटी वाला ही पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के ऊपर वाला तुमने पढ़ रखा है, तो एनसीईआरटी नहीं बनेगा क्या, एनसीईआरटी तो इजीली हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ मेरा 98 आ गया था, इट्स नॉट, हाँ तो 98 इज़ ओके आई थिंक, तो मुझे रिग्रेट नहीं है कि मेरा 100 नहीं आया, पर कई लोगों को होता है कि 100 आने चाहिए, इंग्लिश में भी 100 लाने, क्यों लाने हैं? हाँ ठीक है, तो मतलब क्यों लाने हैं, तुम्हें क्या डिफरेंस पड़ जाएगा 90 और 100 में, पर आईआईटी में अगर तुम्हारी रैंक अच्छी आ रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो फोकस करो और मतलब अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करो यार, यही बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो क्या पढ़ रहे थे हम, प्लेन, हाँ
So first of all, we'll discuss the vector equation, vector form of the plane. So if we have this plane and we have one fixed point and some arbitrary point over here, all right, and we have this n cap which is a unit vector outside the plane. ठीक है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इसको a वेक्टर बोल देते हैं, और ये मूविंग पॉइंट है, इसको r वेक्टर बोल देते हैं. ठीक है, तो it's absolutely like the equation of line in 2D. इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D में क्या होता था, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता था, ठीक है, और एक स्लोप होती थी. ठीक है, नाउ फिक्स पॉइंट टेल्स यू कि तुम्हारे लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में मुझे पता है, और लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी मुझे पता है. ठीक है, सिमिलरली इन दिस केस आई नो वन पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ऑलराइट, एंड आई नो द डायरेक्शन इन विच द प्लेन इज हेडिंग. डायरेक्शन मुझे कैसे पता है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर वेक्टर पता है, यूनिट वेक्टर. समझ रहे हो बात को? तो ये दो चीजें तुम्हें चाहिए होती हैं, एक फिक्स पॉइंट और एक डायरेक्शन, चाहे तुम 2D की बात करो चाहे 3D की बात करो. ठीक है, नाउ वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर AP वेक्टर एंड दिस n कैप विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है. तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू 0. समझ रहे हो बात को? सो देयरफॉर आई कैन से दैट r वेक्टर डॉट n कैप माइनस a वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब r वेक्टर डॉट n कैप विल बी इक्वल टू a वेक्टर डॉट n कैप. ऐसा भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वली आ रहे हैं. विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. ठीक है, कि जो वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो मूविंग पॉइंट है, ठीक है, जो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट n कैप के साथ वो उतना ही आएगा जितना इस फिक्स पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आ रहा है. जितने भी पॉइंट्स होंगे प्लेन पे, उन सबका डॉट प्रोडक्ट उतना ही आएगा, एक कांस्टेंट लैम्डा वैल्यू के बराबर. समझ रहे हो? तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. नाउ इन द कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है बताओ? हाँ, मतलब प्लेन की जब बात हो, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब बात करी जाए, तो दैट इज एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म. तो एक प्लेन मानते हैं जो एक फिक्स पॉइंट जिसके ऊपर लाई कर रहा है x1 y1 z1, एंड you know the n cap which is equal to ABC, मतलब ai cap plus bj cap plus ck cap, like that. alright, तो इसकी इक्वेशन तुम्हें फाइंड करनी है. बताओ कैसे कर सकते हैं? r वेक्टर को मान लो कुछ xyz, जो तुम्हारा ऑर्बिट पॉइंट है, जो मूव कर रहा है, ऑर्बिट मूविंग पॉइंट, जिसका तुम्हें लोकस फाइंड करना है, हेंस द इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की. ठीक है, वो लाइन की होती है, प्लेन की बात कर रहा हूं यहाँ. ये इक्वेशन अभी मैंने बताई वेक्टर फॉर्म में, इसको कार्टेशियन फॉर्म में यूज करो. सोचो थोड़ा, बहुत सिंपल चीज है. एन कैप तुम्हें पता है, ये तीनों एन कैप हो जाएंगे, मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. ठीक है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. और ये भी ये दोनों सेम लिख दिए क्या मैंने? एक्चुअली ये x1 y1 z1 है, और ये जस्ट x y एंड z है. इज इक्वल टू 0. ठीक है, लिखो. So you get x minus x1 into a plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 is equal to 0. So you get ax plus by plus cz is equal to ax1 plus by1 plus, या फिर ऐसे लिख दो, माइनस प्लस cz1 is equal to 0. समझ रहे बात को? ठीक है, अब नाउ दिस इज अ वन कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि तुम्हें पता है कि x1 y1 z1 से वो पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट है, तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि 1 2 5 ऐसा कोई पॉइंट होगा, और ए बी सी भी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं. सो नॉनदलेस दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर ऑल. ठीक है, आई कैन रिप्लेस इट विद सम अदर कांस्टेंट, लेट्स से d. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D. नाउ दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D,
which was actually ax plus by plus c is equal to 0. Now in this case, well, it doesn't matter, तुम d की वैल्यू माइनस ऑफ दिस ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, पर इससे थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में क्योंकि सब कुछ प्लस प्लस हो. माइनस एक्चुअली एडजस्ट हो जाएगा, d की वैल्यू माइनस ऑफ दिस आ जाएगी फाइनली तुम्हारे पास. समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि अगर ये लेट से -3 है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड -3, तो d की वैल्यू कितनी होगी? -3. तो इसलिए मैंने प्लस d लिख दिया. ठीक है, तो बस तुम्हें मैं रिजेम्बलेंस दिखाना चाहता हूँ 2D और 3D में. 2D में ऐसी एक लाइन की इक्वेशन थी. ठीक है, नाउ दिस इज अ प्लेन इन 3D. इफ वी हैड अ लाइन इन 2D, इट्स इक्वेशन वुड हैव बीन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, तो दिस इज अ रिजेम्बलेंस. ठीक है, कि अगर 3 डायमेंशंस आ जाती हैं तो उस केस में सी जेड प्लस डी हो जाएगा. ठीक है, तो कितनी डायमेंशंस होती हैं हमारे पास? 3 होती है, चौथी भी होती है क्या? हाँ, बॉडी 4D. हाँ, 4 डायमेंशन क्या होती है बताओ? एक्स वाई जेड तो होगी कि ये सारा वर्ल्ड 3D में है. 4 डायमेंशन क्या होगी? मूवीज क्या, जो 4D मूवीज लगती हैं वहाँ पे थिएटर में, वो वाली? हाँ, उसमें तो वो कुछ बारिश वारिश कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है. नहीं, तो 4 डायमेंशन क्या होती है? तो बहुत मैथमेटिक फिजिकल है, मतलब चीज़ है. जैसे 3 डायमेंशन का यूज़ क्या है कि तुम किसी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो. ठीक है, या कोई पंछी उड़ रहा है, तुम बता सकते हो कि वर्ल्ड में इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे, इस एक्स एक्सिस, इस वाई एक्सिस और इतनी हाइट पे एक बर्ड है यहाँ पे ऐसे. ठीक है, तो 4 डायमेंशन का मतलब क्या होगा बताओ? 4 डायमेंशन का मतलब होगा तुम्हारे पास ये 4 डायमेंशन होती हैं, एक्स वाई जेड एंड टी, विच इज टाइम. ठीक है, तो चौथी एक्सिस तुम्हारी टाइम एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और टाइम एक्सिस. मतलब तुम बताओगे कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं. समझ रहे हो? तो जब भी कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं तो तुम बताओगे कि वो चीज़ यहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये और इस टाइम पे. तो दिस इज द 4th डायमेंशन. ऑलराइट, विच इज अवेलेबल टू अस. सो तो ये हमारा 3D में प्लेन की इक्वेशन आ गई. ऑलराइट, एंड इफ 2 प्लेन्स आर पैरेलल, तो क्या कंडीशन होगी उनकी? parallel planes. So let's say first plane is a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0. Second one is obviously a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. Sir, but chemistry ma'am told us board is much more important than our IIT. चलो यार, मतलब ठीक है, उनकी बात भी सुनते रहो, मेरी बात भी सुनते रहो, तो दोनों पे फोकस करो. लड़ाई नहीं करनी हमें कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट आई थिंक IIT इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मुझे तो ये लगता है. ठीक है, हाँ, एंट्रेंस इज ऑब्वियसली मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्या कहना क्या चाह रही हो? हाँ, अच्छा ये बात कर रही हो. हाँ हाँ, पैरेलल प्लेन्स है, रेशियो सेम है. तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, मतलब इनके जो dRs हैं दैट विल बी प्रोपोर्शनल. ऑलराइट, एंड दिस इज फर्दर not equal to d1 upon d2. Why is this not equal to d1 upon d2? Because if it were equal, then it would have been identical plane. तो उसी plane की value मैं दोबारा लिख रहा हूँ. ठीक है, this is the case for parallel planes. अगर तुम्हें coincident planes देखना है, which is actually the same plane, है ना? In that case, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to d1 upon d2. ठीक है, पैरेलल प्लेन्स का कंसेप्ट समझ गए हो? दिस इज जस्ट सिमिलर टू द पैरेलल लाइंस व्हिच वी स्टडीड. कि अगर पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. बस कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है,
और बाकी ये दोनों टीम्स चीज़ें सारी आइडेंटिकल रहेंगी। और अगर ऐसी लाइन लेता हूँ 4x + 8y = 4, ये भी इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि प्रोपोर्शनल है, 1/4 1/4। तो प्लेन्स के केस में भी यही है कि ये तीनों चीज़ें प्रोपोर्शनल होंगी और चौथी प्रोपोर्शनल नहीं होनी चाहिए, ये नेसेसरी है। ठीक है, कोइंसिडेंट समझ गए हो। और परपेंडिकुलर प्लेन्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक में भी एक बार लिखना है। ये प्लेन है अगर पहला वाला, ये दूसरा प्लेन है, इन दैट केस a1 a2 + c1 c2 = 0। ऑलराइट, सो नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन लिखते हैं एक, और सब कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, प्लेन passing through 1 0 -2 and perpendicular to plus y minus z = 2, and P2 is x minus y minus z = 3।